हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की जिसको बाद में डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज हम नेशनल कन्वेंशन करेंगे एंड जो किंग लुइस 16 थे उनके एग्जीक्यूशन देखेंगे, कैसे उनको असैसिनेशन किया जाता है जो 21 जन 1793 को होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल कन्वेंशन। जब लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें इतना कुछ हो जाता है कि इसको विद इन 1 ईयर डिसॉल्व करना पड़ता है। उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट किया गया था, लेकिन जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो नेशनल कन्वेंशन बनती है, जिसका पर्पस क्या था कि मोनार्की को खत्म कर अब हम नया रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें मोनार्क था, एक किंग था, किंग को पावर्स दी गई थी लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड मोनार्की प्रिवेल कर रही थी, लेकिन जब किंग लुइस 16 है, जे लुइस 16 पार्लियामेंट से देशद्रोह करते हैं, जे अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, तो इसके बाद लोग इनको पहचान लेते हैं, पैलेस में लेकर आते हैं एंड इन पर ट्रेजन का मुकदमा है वो केस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व किया जाता है एंड मोनार्की को भी खत्म किया जाता है, जिसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को अब डिसॉल्व कर नेशनल कन्वेंशन नाम दे दिया गया। मीन नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने चीफ फर्स्ट बनाया था और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन होती है जिसमें 782 मेंबर्स हैं, वो होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 745 मेंबर्स थे, लेकिन जो नेशनल कन्वेंशन है इसमें 782 मेंबर्स हैं और इनकी इलेक्शन भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेस पर है, जिसमें जो मेल थे मींस ओनली मैन को ही राइट था कि वो वोट दे सकते हैं एंड उनकी ईयर 21 इयर्स होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या था 25 इयर्स की एज थी, लेकिन इसमें क्या है 21 इयर्स की एज कर दी गई। तो मींस जो नेशनल कन्वेंशन के मेंबर्स हैं इनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर ओनली मैन है वो ही इलेक्ट कर सकते थे। तो इसका फर्स्ट सेशन है 20 सितंबर 1792 को होता है, जिस दिन लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है एंड नेशनल कन्वेंशन है एग्जिस्टेंस में आती है। तो इसका पीरियड कितना था सितंबर 1792 से लेकर अक्टूबर 1795 तक। तो 3 इयर्स जो नेशनल कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। तो इसमें जो मेंबर्स थे मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इनके मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था। तो इसमें एक्सपीरियंस्ड मेंबर भी थे। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ग्रुप थे वैसे ही 2 मेजर ग्रुप्स नेशनल कन्वेंशन में भी बन गए, जिनमें था जैकोबिन्स पार्टी एंड जिरोनिस्ट पार्टी। पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें जिरोनिस्ट पार्टी थी, इस क्लब के मेंबर्स की डोमिनेंस थी, लेकिन नेशनल कन्वेंशन में जैकोबिन्स पार्टी है, इस पार्टी के मेंबर्स की डोमिनेंस होती है, जो बहुत रेडिकल रेवोल्यूशनरी होते हैं, जिसमें मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के मेंबर्स होते हैं। तो जो डोमिनेंट पोजीशन है वो कन्वेंशन में मींस नेशनल कन्वेंशन में अटेन कर लेते हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थे और लेकिन जो एक्सट्रीम पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे। इनको पता था अगर हमको मोनार्की खत्म कर देंगे तभी रियल पावर्स है लोगों के हाथ में आ सकती है, जे रिपब्लिक की डिमांड कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले कर रही थी। एंड जैकोबिन पार्टी है इसके जो प्रीडोमिनेंट लीडर थे रॉबिस्पायर,
जो आगे जाके रेन ऑफ टेरर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीनिंग जो आम लोगों को जो भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट कुछ बोल रहा था उनको मरवा देते थे। तो इन्होंने बहुत ही लोगों को, जो इनोसेंट पीपल थे, इनको मरवाया था। तो जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि रेन ऑफ टेरर है वो कैसे स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है। एंड डेंटन है, मॉरन है, ये भी बहुत प्रीडोमिनेंट थे जिन्होंने जब भी वॉर हो रही थी वॉर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो जैकोबिन पार्टीज के मेंबर हैं इनको माउंटेन्स कहते थे, क्योंकि जो भी असेंबली थी उसके सेंटर में बैठते थे और जो भी जिरोडिस्ट कहते थे उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे। एंड जो जिरोडिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे जो थोड़े से लिबरल थे, जे इतने लिबरल थे कि जे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को फेवर कर रहे थे, लेकिन जे नहीं चाहते थे कि मोनार्की को टोटली खत्म कर दे। तो इसमें जो डोमिनेंट लीडर थे बिरसॉट थे, कॉन्ट्रास्ट थे एंड थॉमस पेन थे। तो ये डोमिनेंट लीडर थे। उसके बाद जब नेशनल कन्वेंशन बन जाती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के लास्ट डे में 19 सितंबर को किंग है वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली की शरण में जाते हैं। तो वो कहते हैं हम आपको इस पब्लिक से बचा लेंगे। तो जब वो डिसॉल्व होती है उसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन है जो मोनार्की को खत्म करने का डिक्लेरेशन है वो पास करती है। तो डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मोनार्की। तो जब ये कन्वेंशन बन जाती है तो उसके नेक्स्ट डे ऑन सितंबर 21 1792 को नेशनल कन्वेंशन है। इसके जितने भी मेंबर्स थे, जे मेंबर्स क्या कहते हैं कि मोनार्की है इसको टोटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। एंड जो जैकोबिन पार्टी के मेंबर्स थे जे डिमांड कर रहे थे कि जो किंग है इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इस तरह जो मोनार्की थी, मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह सितंबर 21 1792 को जो मोनार्की थी फ्रांस में खत्म हो जाती है। तो ये रिपब्लिकिज्म है, लेकिन इसको भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। जो मोनार्की खत्म करते हैं, जो चाहते हैं कि रिपब्लिकिज्म है वो सेपरेट हो, लेकिन फॉर्मली इसके लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं की जाती। तो इस वजह से क्या होता है, जो रेवोल्यूशन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है इससे पास होती है, क्योंकि जो नेशनल कन्वेंशन का टाइम है सितंबर 92 से अक्टूबर 1795 में, इसमें रेवोल्यूशन है बहुत ही क्रिटिकल फेजेस से पास आउट होती है। तो जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। लेकिन कन्वेंशन अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाती है for drafting of constitution because of bloody struggle between both groups। इसलिए सितंबर में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है वो नहीं होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 93 तक बनता है। तो ये हो गया इंटरनल कि मोनार्की है इसको एलिमिनेट कर दिया। मोनार्की एलिमिनेट होगी तो किंग का क्या हुआ, तो उसके बाद जो किंग थी किंग लुई 16 को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसके अगेंस्ट ट्रेजन का केस है वो फाइल किया जाता है। ये कहा जाता है कि जो किंग है इन्होंने देशद्रोह किया है, इसलिए इनको मार देना चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये डिमांड मोस्टली जैकोबिन पार्टी है इस पार्टी के मेंबर्स कर रहे थे। तो जो ट्रेजन है, ट्रेजन के प्रूफ भी अगेंस्ट किंग मिल जाते हैं इनके पैलेस से। जो इन्होंने अदर राजा है उन किंग को जो भी लेटर लिखे थे और जो उनके लेटर्स मिले थे वो पैलेस में मिल जाते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है जो किंग है, किंग ने ट्रेजन किया है, इन्होंने देशद्रोह किया है। इन पर लीगल ट्रायल चलता है जिसमें ट्रेजन है उसके लिए ये कन्विक्टेड प्रूफ हो जाते हैं। तो उसके बाद इनको सेंटेंस देनी थी, इनको कौन सी पनिशमेंट दी जाती, तो इसके लिए 16 जैन 1793 को वोटिंग होती है ऑन द मैटर ऑफ डेथ सेंटेंस, क्योंकि जैकोबिन पार्टी डोमिनेंट थी और वो यही चाहती थी राजा को डेथ सेंटेंस दे
देनी चाहिए। तो कन्वेंशन में वोटिंग होती है, वोटिंग में मेजॉरिटी भी यही कंफर्म कर देती है कि राजा को डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए। तो 21 जैन 1793 को राजा को मॉर्निंग में रेवोल्यूशनरी ग्राउंड में लाया जाता है, जिसमें उनको डेथ सेंटेंस दी जाती है। एंड जो राजा हैं वो डेथ को बहुत ही पेशेंस से अपने गले से लगा लेते हैं। मींस जो राजा हैं वो ये नहीं कहते कि मुझको माफ कर दो, मैंने कोई गलती की है, तो वो खुशी खुशी से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही जब किंग लुइस 16 है इसको मार दिया गया, तो इसके साथ ही जो रॉयल डिग्निटी है वो भी खत्म हो जाती है। मींस जो मोनार्की थी खत्म होगी, जो फ्रांस में खत्म हुई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में पड़ा था। तो इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन कंट्रीज ऑफ असैसिनेशन, किंग को मार दिया गया, तो अदर कंट्रीज में ये कहा गया कि जनता ने, पब्लिक ने अपने राजा को असैसिनेट कर दिया, उन्होंने अपने राजा को डेथ सेंटेंस दे दी। तो अदर कंट्रीज हैं उनमें में तो मोनार्की थी, उन राजा को खुद डर हुआ कि अगर वहां के पब्लिक है ऐसा काम कर सकती है, अगर हमारी पब्लिक जागृत होगी, उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह जो अदर मोनार्कीज थी यूरोप में, क्या शोक, उनमें बहुत ज्यादा शोक की लहर फैल जाती है, क्योंकि वो इंसिक्योर हो जाती हैं ऑफ देयर ओन मोनार्किज्म। उनको लगता है जो फ्रांस ने प्रोक्लेमेशन किया है उस वजह से अगर हमारी कंट्री में ऐसा कुछ हो गया तो मोनार्की टोटली खत्म हो जाएगी, किंग की डिग्निटी है, उसकी लग्जरी लाइफ है, टोटली खत्म हो जाएगी। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो यूरोप था वो डेंजर में आ जाता है। अब इसके बाद जो एक्सटर्नल इन्वेजन है उसका पीरियड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिजन है वो होती है पहले जो सितंबर 1792 को हुई थी, वो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया जिसमें मिलकर वॉर करते हैं, जिसमें फ्रांस है वो बाद में जीत जाता है। उसके बाद अदर कंट्रीज हैं जो खुद मोनार्किस्ट थी, वो भी फ्रांस के अगेंस्ट लड़ने के लिए कोलिजन बना लेते हैं, साथ में मिलकर ही वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह जैन में क्या होता है, किंग लुइस 16 को असैसिनेट किया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद अदर कंट्रीज हैं वो भी साथ मिलना स्टार्ट कर देती हैं। एंड ऑफ मार्च 1793 जो ब्रिटिश, डच, स्पेन, हॉलैंड है वो भी ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह अदर कंट्रीज हैं वो भी फ्रंट अगेंस्ट फ्रांस है उसका अलायंस बना लेते हैं, तो कंबाइंड फ्रंट है वो तैयार हो जाता है जो फ्रांस रिपब्लिक बना है इसके ऊपर लड़ने को। अब कन्वेंशन है, कन्वेंशन ने भी एक डिसीजन लेना था, तो नेशनल कन्वेंशन है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, और इसमें वैसे तो जैकोबिन पार्टी है इसकी डोमिनेंस थी, तो इसमें डू मोर्जो जो जिरोनोडिस्ट पार्टी है उसके मेंबर थे। इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के टाइम भी जो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया है इसको हराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इनको ही कमांडर इन चीफ है वो इलेक्ट किया जाता है। तो जो दो मोर्चे थे जे जिरोनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, जे वॉर में जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन अगर जे हार जाते तो इसकी मीनिंग क्या निकलता कि जिरोनिस्ट पार्टी है जो टोटली खत्म होगी। तो इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने बहुत टाइम हार का सामना किया, लेकिन अपनी सेना को, आर्मी को दोबारा से मोटिवेट किया। उसके अलावा आर्मी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, आर्मी है इसको भी बढ़ाया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया। उस टाइम 80,000 और सोल्जर थे, उनको भी इलेक्ट किया जाता है इन द आर्मी। तो इन द एंड ऑफ सितंबर 1793 जो फ्रांस है वो फ्रांस बहुत ज्यादा जो फ्रंट क्रिएट हुआ था इसके अगेंस्ट अपनी विक्ट्री है, इस विक्ट्री को हासिल कर लेता है। तो फ्रांस बेल्जियम है, बेल्जियम को सिवरेस कर लेता है, राइन है उसकी किंगडम है, उसके कुछ रीजन्स है, इनको कंक्योर कर लेता है। फ्रैंकफर्ट है, मेस है, इनको भी अनेक्स कर लेता है। स्पेन है, स्पेन को भी पोजेस कर लेता है। इस तरह बहुत सारे एरियाज हैं उनको जो अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करने की कोशिश करता है। तो एक्सटर्नल
जाता है जिसमें फ्रांस की जीत होती है। तो इस टाइम पीरियड जी सितंबर 1793 को होता है। तो ये तो एक्सटर्नल मैटर है जो कुछ सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। जो नेशनल कन्वेंशन थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहती थी, इसके मेन टाइम में जब एक्सटर्नली वोट हो रही है उसके बिटवीन ही सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो 24 जून 1793 को पब्लिश हो जाता है। तो इस तरह जो फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन है वो अपना सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम कर लेती हैं। एक्सटर्नल इन्वेजन होते हैं जिसमें फ्रांस की जीत होती है, और उसके बाद जो रेवोल्यूशन है अब भी खत्म नहीं हुई थी, रेवोल्यूशन अब भी चल रही थी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ शांत होगी। लेकिन ऐसा फिर कुछ होगा कि जुलाई से लेकर रेन ऑफ टेरर है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इनोसेंट पीपल्स हैं जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट या जैकोबिन पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश की थी, उसके अगेंस्ट कुछ ही बोलता था तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज हमने नेशनल कन्वेंशन की, इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया और कैसे मोनार्की खत्म होती है, किंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, आज हमने ये किया। होप से क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।